सो क्लास हम आज शुरू करने वाले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। सो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया था, ठीक है। सो आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम ये चीज पता कर चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि इन रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग की कैसे जाती है। अगर आपको कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दी जाए तो उसकी बैलेंसिंग करेंगे कैसे। मैं आपको कुछ एक की स्टेप्स लिखवाऊंगी कि बैलेंसिंग की कैसे जाती है। पहले वो स्टेप नोट करेंगे, देन हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि बैलेंसिंग हो कैसे रही है, ठीक है। देखो, पहला जो स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, वो क्या है कि आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है हर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर। उससे आप क्या डिटरमाइन कर लोगे कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है एंड कहाँ रिडक्शन हो रही है। सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया तो आप क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे? कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। मींस सेकेंड स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करना है द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता कर ली कि कौन से में ऑक्सीडेशन है, कहाँ रिडक्शन है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये है, रिडक्शन की रिएक्शन ये है। देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? सेपरेट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। जब आपने ये सेपरेट कर ली, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हर एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम बैलेंस करेंगे अलग अलग एंड बैलेंस देम सेपरेटली। जब आपने इसे बैलेंस कर दिया तो बैलेंस करने के लिए क्या स्टेप यूज करेंगे? सबसे पहले आप एटम्स की बैलेंसिंग करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे बैलेंसिंग में? बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चेक। अब क्या बैलेंस करना है नेक्स्ट स्टेप में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? वाटर ऐड कर सकते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं? वाटर ऐड करके। तो नेक्स्ट स्टेप में जो लिखेंगे कि बैलेंस द ऑक्सीजन विद द एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर जब हमने ऐड किया तो वाटर में एक और एटम आ गया, हाइड्रोजन आ गई ना, मतलब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। ये सारा जो प्रोसेस मैं बोल रही हूं यहां से, ये एसिडिक मीडियम के लिए है। क्योंकि मैं जब लिखूंगी कि बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस कहाँ होती है? एसिडिक मीडियम में होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग, क्या ऐड करेंगे? H प्लस आयन। अब हमारा एटम्स बैलेंस हो गए।
यहाँ तक हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी तो इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मतलब चार्ज डिफरेंट होंगे, तो चार्ज को बैलेंस क्या करोगे, कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करके। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, सेवेंथ स्टेप, वो क्या होगा, बैलेंस द चार्ज with the addition of इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल बैलेंस हो गई, हाफ रिएक्शन से बैलेंस हो गई, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं पूरी रिडॉक्स रिएक्शन बनाने के लिए। देन हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऐड बोथ ऑफ देम, इससे हमारी क्या आ गई, फाइनल बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। ये तो एक स्टेप है कि हमने देखा कि स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे बैलेंसिंग में, इतना लिख लिया। अब ये तो स्टेप है हमारे बैलेंसिंग के। अब हम चलते हैं कि हर एक रिएक्शन का एग्जांपल उठाते हैं और देखते हैं क्या ये स्टेप वैलिड है, कैसे कैसे इन स्टेप को फॉलो करके हम बैलेंसिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर ये रिएक्शन आपको दी हो, रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस किससे रिएक्ट कर रहा है, Fe2 प्लस से, बन क्या रहा है, Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस बन रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ। अगर मैं मैंगनीज को X मान लूं तो +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे +4 इंटू -2, +4 इंटू -2 किसके बराबर, 0 के, 0 के या -1 के, -1, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा -1 के। ठीक, तो यहाँ पर आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +7, +7 आ गया, तो मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है ना, तो मतलब मैंगनीज हमारा +7 से +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जाना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। अब देखो, आयरन कहाँ से कहाँ जा रहा है, +2 से +3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या, आप ऑक्सीडेशन मेंशन कर लो, क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है, आयरन +2 से कहाँ जा रहा है, Fe+3 में, ये हो रहा है चेंज, दिस इज क्लियर। देन रिडक्शन क्या है आपका, रिडक्शन में रिएक्शन क्या हो रही है, MnO4 माइनस चेंज हो रहा है किसमें, Mn2 प्लस में, क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो, मैंने कहा सबसे पहले बैलेंस क्या करते हो, एटम बैलेंस करते हो, मैंगनीज है, मैंगनीज तो एक एक एटम ही तो है दोनों साइड, बैलेंस्ड है इतना। नेक्स्ट बैलेंसिंग किसकी करते हो, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे करते हो, वाटर ऐड करके, कितने ऑक्सीजन एटम है, 4, तो यहाँ पे अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दूं तो हो जाएंगे ऑक्सीजन बैलेंस। मतलब अगर मैं यहाँ पर 4H2O ऐड कर दूं, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुए, हो गए। अब क्या डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन, कितने हैं हाइड्रोजन के एटम, 8 है ना, 4 इंटू 2, 8 एटम, इस बात में किसी को भी दिक्कत, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स है। अब हाइड्रोजन को आप बैलेंस कैसे करते हो, H प्लस डाके, H प्लस डालोगे ना, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या ऐड कर दूं, +8H प्लस ऐड कर दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगी, मतलब मैं यहाँ पर 8H प्लस ऐड कर सकती हूँ। क्या इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चार्ज बैलेंसिंग का, चार्ज को बैलेंस क्या करते हो, कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अब देखो यहाँ पे कितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 8 प्लस और -1 करके 7 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया टोटल। यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 7 - 5 कितना रह जाएगा, 2, यहाँ पे भी तो 2 है, बराबर हो जाएगा, प्लस मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन। एक तरीका ये। अगला सुनो, अगर मैं कहूं
कि मैंगनीज यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन ही तो कर रहा होगा। +7 से +2 में कैसे जाएगा? जब वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? 5। इतनी बात समझ आई? क्लियर है? मतलब ये तो हमारा रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये तो बैलेंस हो गई। अब चलो ऑक्सीडेशन को कैसे बैलेंस करोगे? देखो आयरन 2+ से 3+ में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो मतलब मैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? 1 इलेक्ट्रॉन। चेक, दोनों बैलेंस्ड है। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीडेशन में कितने? 1। जब ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन भी तो कैंसिल होने चाहिए। ऐड करते वक्त इलेक्ट्रॉन भी तो कैंसिल होते हैं। क्या रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन लिखे हुए दिखते हैं? नहीं, मतलब टोटल रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। तो मतलब जब मैं ऐड करूंगी इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी? 5 से, ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। चेक, तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगी तो वो रिएक्शन क्या हो गई? 5Fe2 प्लस give rise to 5Fe3 प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो ये मेरी क्या ऑक्सीडेशन वाली, ये मेरी क्या रिडक्शन। तो ये मेरा रिडक्शन वाला रिएक्शन है और ये मेरा ऑक्सीडेशन है ना? क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? फाइनल स्टेप क्या था? दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो एडिशन के बाद क्या आएगा? देखो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में, ये बात तो सबको पता है। तो जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, और क्या होगा यहाँ पे? 5Fe2 प्लस प्लस 5Fe2 प्लस। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो सकते हैं दोनों साइड से? यस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो तुम्हारा राइट साइड क्या बना? देखो Mn2 प्लस प्लस 4H2O प्लस क्या आया? 5Fe3 प्लस। क्या इतनी बात समझ आई? क्या ये बात क्लियर है कि ये हमारी अब क्या हो गई? बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब देखो अगर मुझे जज करना है कि क्या मेरी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो देख लो क्या सारे एटम बैलेंस्ड है? मैंगनीज बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ। हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ। आयरन बैलेंस है। क्या फाइनल रिएक्शन में मेरा चार्ज बैलेंस है? क्या इस साइड कितना चार्ज है? देखो 5 into 2 10 प्लस 8 18 माइनस 1 कितना? 17 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखना क्या उतना ही चार्ज आ रहा है। 5 into 3 कितना होता है? 15 प्लस 2 मतलब 17, मतलब दोनों साइड मेरा चार्ज भी तो बैलेंस है। मतलब ये मेरी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। फाइनल आप देखते हो ना मैथ्स में, क्या आपका सही आंसर आया LHS RHS करते हो? तो मतलब मैंने भी तो वही किया, LHS RHS करके देख लिया कि क्या मैंने जो ये प्रोसीजर किया क्या वो सही था। फाइनल रिएक्शन को जज कर लो। बात समझ गए? ये बैलेंसिंग समझ आ गई? लिख लिया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बैलेंसिंग का ही। अगला एग्जांपल ये है MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस। किसमें चेंज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रही है प्लस Mn2 प्लस। अब देखो MnO4 माइनस Mn2 प्लस तो सी में वही रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा है? Mn2 प्लस, यही हो रहा है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला था, कितना आ रहा था? +7। यहाँ पे ये +7 से +2 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मींस इसको हम मेंशन कर सकते हैं रिडक्शन। क्या मेंशन कर सकते हैं? रिडक्शन। इसकी बैलेंसिंग कभी की है कि यहाँ पर हमारा +7 से +2 में जा रहा है, तो हम सबसे पहले किसकी बैलेंसिंग कर रहे थे? मैंगनीज। बैलेंस्ड है वो तो ऑलरेडी। फिर क्या ऐड करना है यहाँ पे? 4H2, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस करने थे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन तो हमने 4H2 ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8। तो यहाँ क्या ऐड करोगे? 8H प्लस 8H प्लस।
इतनी बात क्लियर थी सबको? फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था, चार्ज बैलेंस किए थे। यहाँ पे टोटल कितना यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, 8 यहाँ पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब 7 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे कितना यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, टोटल 2, बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये तो रिडक्शन, क्लियर है इतनी बात? चलो अगला देखो, C2O4 2 माइनस से किस में बदल रहा है, CO2 में। चेक। अब मुझे जरा बताना, C2O4 2 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आया, 3, 2x माइनस 8 बराबर -2, 2x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आई, क्या सबका यही आया, +3। अब देखो, मतलब कार्बन यहाँ पर +3 में है, कितने कार्बन है, 2, यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बैलेंस हो जाएगी, मतलब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन बैलेंस हो गए। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन, 4, यहाँ पर कितने, बैलेंस्ड है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4 आएगा ना, ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन है तो -4 इज इक्वल्स टू 0, तो x -4 0, तो x की वैल्यू कितनी, +4। चेक। अब देखो यहाँ पर कितना यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, -2। क्या यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है, क्या ये न्यूट्रल स्पीसीज है, हाँ, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, एक तो ये तरीका। और क्या है, देखो एक कार्बन पे +3, 2 कार्बन पे +6, कितना जा रहा है, +8 टोटल, +6 से +8 क्या जाएगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ गए, क्या ये बात समझ गए, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब मुझे जरा बताओ, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं और इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि कॉमन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की आ जाए, इसको 2 से कर दो और इसको 5 से, ताकि 10 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मैं लिख दूं, इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से। क्या ये बात समझ आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करने हैं, तो एक कॉमन वैल्यू तो चाहिए, क्लियर। अब देखो, जब आप ऊपर वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी, 2MnO4 माइनस प्लस कितना, 16H प्लस, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, क्या मिल रहा है उससे, 2Mn2 प्लस, प्लस कितना है, वाटर, 8H2O। क्या ये सही है, क्या ये बात समझ आ गई? अगला, जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5C2O4 2 माइनस, इससे क्या मिल रहा है, 10 हो जाएगा, 10CO2, 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ आ गई? यहां जब इनको ऐड करोगे लास्ट स्टेप में तो क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपका लास्ट स्टेप क्या हो गया, सिंपली दोनों को ऐड करना। ऐड करके क्या लिखोगे, 2MnO4 माइनस प्लस कितने H प्लस है, 16H प्लस प्लस कितने ऑक्सलेट, 5C2O4 2 माइनस क्या बना रहे हैं फाइनल, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 10 मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। क्या ये बात समझ आई? क्या हम इसे फाइनली वेरीफाई कर सकते हैं, क्या हमने कोई एरर की या नहीं, क्या वेरीफाई कर पाएंगे, हाँ कैसे, मैंगनीज कितने हैं, लेफ्ट साइड मैंगनीज कितने हैं, 2, राइट साइड कितने हैं, हो गए बैलेंस मैंगनीज। अब देखिए H हाइड्रोजन कितने हैं, 16, कितने हैं यहाँ पे, 16, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 into 4 20, 20, यहाँ कितने हैं 20, कार्बन कितने हैं 10, यहाँ कितने हैं, मतलब हमने आटम तो सही बैलेंस किया है। अब देखो चार्ज देख लो, चार्ज 2 यूनिट ऑफ माइनस यहाँ
और यहाँ पे -10 -12 और 16 में प्लस किया तो +4 रह गया। क्या बात समझ आई? -10 -2 -12, ये टोटल यहाँ पे -12 प्लस 16 तो +4 का चार्ज यहाँ पर है लेफ्ट साइड। यहाँ पे कितना है बताना? इसी पे तो चार्ज है +4 का, ये तो न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे भी +4 का चार्ज है, मतलब हमारी बैलेंस है सही है। क्या ये बात समझ गए? हाँ जी। मैं चार्ज बैलेंस कर रहे हैं ना बच्चे, वहां पे भी देखो, देखो अगर तुम यहाँ देखोगे कितना है -1, यहाँ कितना 8 प्लस कितना टोटल +7, यहाँ कितना +2, तो +7 और यहाँ +2, अगर मैं -5 ऐड कर दूं तो यहाँ पे +2 रह जाएगा। तो माइनस चार्ज कैसे ऐड करोगे? इलेक्ट्रॉन डाल के। तो आपने क्या ऐड कर दिया? 5। समझ गए? क्लियर हुई बात? वो एक तरीका है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेम है ना, ऑक्सीजन तो बदल ही नहीं रहा, -2 में है। जिस स्पीसीज का कोई चेंज नहीं होगा, क्या उसका कोई चेंज दिखाते हैं? क्लियर हो गई बात? क्या आगे बढ़े? क्या ये क्लियर है? ये देखो C2O4 माइनस, यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव कितना है? -2 है ना। CO2 में कितना है? 0, न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो बराबर करना है, यहाँ पे भी 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव लाना है, तो कैसे ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। समझ गए? चार्ज बैलेंस कैसे करते हैं? जहां पे कमी होती है वहां पे उतना डाल देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाए? देखो चलो ये एग्जाम्पल करो, खुद से ट्राई करो एक बार। Cr2O7 माइनस प्लस SO2 बन क्या रहा है? SO4 माइनस प्लस क्रोमियम 3 प्लस। देखो Cr2O7 माइनस में क्रोमियम का चार्ज कितना है? +6, सबका +6 आया, तो यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, यहाँ पे कितने में है? +3, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन बोले तो रिडक्शन। ठीक, यहाँ पे देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है SO2 में? +4, यहाँ पे सल्फर X -40, तो यहाँ पे सल्फर कितने में? +4 में। यहाँ पे कितना है? SO4 माइनस में कितना है? यहाँ देखो x +4 इंटू -2 बराबर कितना? -2 के, तो x कितना आया? -2 +8, मतलब यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? +6, यहाँ पे +6 में है। क्या इतनी बात समझ आई कि यहाँ पे सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये वाला तो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, अलग अलग करके लिख ले। देखो अगर मैं लिखूं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बता दो? ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीडेशन यहाँ पे SO4 से SO4 माइनस में, यहाँ पे सॉरी SO2 से SO4 माइनस में जाना मेरा क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या ये बात समझ आई? अब देखो यहाँ पे क्या बैलेंस करोगे? पहले सल्फर को देखोगे, क्या सल्फर बैलेंस है? एक ही तो है, मतलब बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड में? 2, राइट साइड में कितने? 4, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हो? H2O डाल के, मतलब यहाँ पे आप 2H2O ऐड कर सकते हो। क्या ये बात समझ आई? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे क्या डाल दो? 4H प्लस। क्या ये बात समझ आई? आगे देखिए, अब देखो चार्ज वाली बात, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कोई चार्ज है? न्यूट्रल,
यहाँ पे क्या चार्ज है बताओ, +4 यहाँ, -2 यहाँ, तो कितना चार्ज, +2 का चार्ज, +2। तो यहाँ पे अगर मुझे वो न्यूट्रल करना है तो क्या करूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो देखना यहाँ पे भी तो न्यूट्रल हो जाएगा, -2 -2 -4, +4 कितना, +0, हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल करना सीख गए कि न्यूट्रल कैसे करना है। आगे देखो, अगर मैं बात करती हूँ रिडक्शन की, रिडक्शन कैसे हो रही है, रिडक्शन हो रही है Cr2O7 2- से किस में बदल रहा है, Cr3+। क्या ये बात समझ आई। अब यहाँ पे कितना चार्ज था क्रोमियम का, +6, चेंज हो रहा है +3 में, क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, कितने क्रोमियम है, कितने क्रोमियम है, क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हो जाएंगे क्रोमियम बैलेंस, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चेक, क्रोमियम हो गए बैलेंस। अगला क्या, ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, कितने ऑक्सीजन है, 7, तो यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दूं, तो मतलब मैंने ऐड किया 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, चेक। अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 14, तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे, 14H+। क्या ये बात समझ आई। अब देखो चार्ज की बात, कितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, 14 पॉजिटिव, -2 12 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बताना कितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 6 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 × 2। अब देखो तो यहाँ पे 12 है, तो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो 6 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या ऐड करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या समझ आई बात। अब देखो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताओ इसमें से किसको मल्टीप्लाई करेंगे और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीडेशन को करेंगे कितने से, 3 से, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, तो फाइनली क्या बनेगा देखो, आपका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, 3SO2 + 6H2O, क्या बन रहा है उससे, 3SO4 2- प्लस 3 × 4 कितना होता है, 12H+। क्या ये बात समझ आई, क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका फाइनल नाउ ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर दे, जब ऐड करते हो तो फाइनल आपकी रिएक्शन क्या आएगी देखो, Cr2O7 2- + 14H+ + 3SO2 + 6H2O किसके बराबर है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है हमें, 2Cr3+ + 7H2O प्लस क्या मिल रहा है, 3SO4 2- एंड 2 यहाँ पे 12H+। क्या सबका यही आया। अब देखो ध्यान से, 14 यहाँ पे H+ है, वहां पे 12 है, यहाँ पे 2H+ रह जाएंगे, माइनस करेंगे तो फाइनल में, यहाँ पे 6H2, यहाँ पे कितने 7, तो राइट साइड कितने रह जाएंगे 1। तो मतलब इसका जो फाइनल रिएक्शन निकल कर आएगा वो क्या आएगा कि Cr2O7 2- प्लस यहाँ पर कितने 2H+। ये बात समझ आई, 2H+ क्यों आया कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 14 - 12 2। तो यहाँ पे 2H+ प्लस क्या 3SO2, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है 2Cr3+ प्लस क्या है आपका 3SO4 2- प्लस यहाँ देखो 7 वाटर, यहाँ पे 6 वाटर, फाइनल में कितने रह जाएंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे प्लस H2O। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या इसमें वेरीफाई कर सकते हैं फाइनली, वेरीफाई कर लो। आप देखो जरा वेरिफिकेशन के लिए, कितने क्रोमियम है 2, राइट साइड कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी है हमारी 7, यहाँ पे 7 है +6, यहाँ पे देखो 7 + 6 कितना हो गया, कितना हुआ 13, यहाँ पे कितनी है 12 + 1 13, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने, सल्फर कितने हैं 3, यहाँ पे कितने 3, मतलब एटम बैलेंस्ड है।
चार्ज के बाद देखो -2 यहां पर है, +2 यहां पर है, 0। यहां पे क्या है, +6 यहां पे, -6 यहां पे, 0, हो गई बैलेंस। समझ गए बैलेंसिंग कैसे होती है, समझ गए? अब तो नहीं गलती होगी बैलेंसिंग में। चलो अब देखो जितनी भी रिएक्शन तुमने बैलेंस की, तुमने कैसे बैलेंस की, एसिडिक मीडियम H+ डाल के। ये तो प्रो हो जाओगे कि एसिडिक में बैलेंस कैसे करते हैं। बेसिक में क्या डालते हो, OH-। पर मैं तुम्हें कोई नया मेथड नहीं सिखाऊंगी यहाँ पे, तुम्हें एसिडिक में आती है। लास्ट एक स्टेप ऐड करेंगे एसिडिक में, पहले से एसिडिक से बैलेंस कर सकते हो, करो। देखो अगर मैं बात करूं MnO4- किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में, है ना। यहाँ पे MnO4- में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +7, यहाँ देखो फटाफट, +7, यहाँ पे कितना, +4, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 3। चेक, पहला स्टेप क्या था, मैंगनीज को बैलेंसिंग करना, वो बैलेंस्ड है। दूसरा स्टेप क्या, ऑक्सीजन बैलेंस करना। यहाँ पे क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई, नहीं, यहाँ पे क्या करूं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दूं, मतलब मैं यहाँ 2H2O कर दूं, हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, इस साइड 4H+ ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर तुम करोगे 4H+। क्या इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका चार्ज बैलेंस करोगे। चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, देखो 4 और -1 कितना आ गया, +3। यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, तो मतलब यहाँ पे +3, वहां पे 0। MnO2 में तो 0 है, न्यूट्रल स्पीसीज है ना, वो तो मैंगनीज का +4 है, यहाँ पे न्यूट्रल है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, -1 +4 +3, तो यहाँ पे तो न्यूट्रल करोगे, कैसे करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं 3 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात समझ आई, ये एक बैलेंस्ड हो गई। दूसरी क्या गिवन है कि Br- से बदल रहा है BrO3- में, चेक, Br- में ब्रोमीन का चार्ज कितना, -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना है, देख लो निकाल लो, x - 6 - 1, x कितना आया, +5, ये तो निकालना आता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन कितना, +5, ब्रोमीन तो बैलेंस्ड है। अगला क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, कैसे ऐड करोगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे, +3H2O। अब यहाँ क्या ऐड करोगे, 6H+। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, बेटा ये -1 है टोटल, ठीक, ये बात समझ आई, ठीक है। BrO3- में ब्रोमीन पे कितना चार्ज आएगा, +5, ठीक। चल, क्या ये बात समझ गए। अब देखो यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, -1 + 6 +5 है, +5 यहाँ पे, -1 वहां पे, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। और देखो ये रिएक्शन क्या थी, -1 से +5 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -1 से। एक बात बताओ, जब तुम नंबर लाइन पे चलते हो, यहाँ -1, यहाँ 0, 1 2 3 4 5, मतलब वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा, -1 से 0 में आएगा। अगर 0 से +5 कहूं तो कितने, 5, -1 से 0 में 1, तो टोटल कितने, समझ गए, मतलब वहां पे +6 इलेक्ट्रॉन ही तो लूज किए होंगे, तो मतलब यहाँ पे कितना लगा दो, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। समझ गए कि यहाँ पे अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, क्या ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चेक।
अब क्या किसको कितने से मल्टीप्लाई करना है बताओ? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगी रिएक्शन बैलेंस्ड। तो मतलब हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है किससे? इसको टोटल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर? तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगी? 2MnO4 माइनस प्लस EH प्लस, इससे क्या मिल रहा है? प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या मिल रहा है? 2MnO2 प्लस 4H2O। ठीक है, ये बात क्लियर है? इसमें ये वाली रिएक्शन ऐड करनी है। इसमें जब ये अगर मैं इसे 1 मान लूं और इसको क्या मान लूं 2, तो जब इन्हें ऐड करोगे तो क्या बनेगी फाइनल? कि Br माइनस प्लस यहाँ पे 3H2 प्लस क्या है 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस। यहाँ पे कितने आ रहा है? क्या मिल रहा है यहाँ पे फाइनल में? BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, प्लस क्या है दिस वन प्लस 2MnO2 प्लस 4H2। क्या यही मिला प्रोडक्ट? क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है? हाँ, H2O इस साइड आके एक मॉलिक्यूल रह जाएगा, यहाँ पे उस साइड जाके 2H प्लस रह जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो इसको जब मैं फाइनली लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा फाइनली? देखो, इसको जब तुम फाइनली लिखोगे रिप्रेजेंट करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करोगे? Br माइनस प्लस कितना H2O तो इस साइड आ जाएंगे, H प्लस उस साइड कितने बचेंगे 2H प्लस, 8 माइनस 6 कितने 2H प्लस प्लस 2H प्लस, प्लस क्या 2MnO4 माइनस। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ। ये तो हम एसिडिक की बात कर चुके, ये तो हमें आता है। अब देखो किसमें बैलेंसिंग थी? बेसिक में, बेसिक में थी ना। अब क्या मैं ऐसा ना कर दूं, देखना 2H प्लस यहाँ पे 2H माइनस ऐड कर दूं और यहाँ पर भी 2H माइनस ऐड कर दूं, क्या कुछ डिफरेंस आएगा इस बात से? नहीं, कट जाएगा, बराबर है। और H प्लस और OH माइनस क्या बनाता है? पानी, वाटर। तो मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन गए यहाँ, और ये क्या रह गया 2H माइनस। हो गई बेसिक में बैलेंस। इतना तुम्हें आता था, सिर्फ फाइनल स्टेप में क्या करना है OH माइनस ऐड कर दो, जितने H प्लस उतने ही दोनों तरफ। समझ गए? पूरी बैलेंसिंग सीखने की जरूरत नहीं है बेसिक की। कितने H प्लस थे 2, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया 2OH माइनस। H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं ना, वाटर। तो मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं कि Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 2H2, है ना। इससे फाइनल ये मिल रहा है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे फाइनली 1 रह जाएगा, तो फाइनल में यहाँ मैं 1 लिख सकती हूँ। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं फाइनल यहाँ 1 लिख दूं तो फाइनली यहाँ क्या बनेगा BrO3 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस 2OH। हो गई बैलेंस बेसिक में। समझ? सही तो रहेगा अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए, क्वेश्चन में फिलअप में OH माइनस दिया, H प्लस नहीं दिया, मतलब मुझे ये H प्लस तक तो नहीं जाना, मुझे तो OH माइनस में जाना है। समझ गए? क्वेश्चन की वेरिएशन। क्वेश्चन अगर H प्लस तक था तो हम उस आंसर से बना सकते हैं अपना क्वेश्चन, बट अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट OH माइनस का मांगा तो मुझे तो OH माइनस लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे? जितने H प्लस उतने OH माइनस ऐड कर दो दोनों तरफ,
H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बना गए? वाटर। और दूसरी तरफ क्या रह गया? H माइनस। ये वेरिएशन इन क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है एसिडिक तक तो हमारा सही था आंसर। ठीक, अगर क्वेश्चन का वेरिएशन बेसिक में आ जाए तो क्या करोगे? तो तुम्हें OH माइनस लाना ही पड़ेगा। बात समझे? क्लियर? कि अगर OH माइनस का मांगे वेरिएशन तो हम उतने OH माइनस ऐड कर देंगे जितने H प्लस। चेक? क्लियर है? ये सिर्फ बेसिक के लिए हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। उतनी बैलेंसिंग तो हम सीख गए थे। क्लियर है ये स्टेप? अगला एग्जाम्पल होमवर्क लिख लो। अगला एग्जाम्पल एज अ होमवर्क करके लाना। क्वेश्चन उतार लो, ये उतार लिया? ये आप नेक्स्ट क्लास में करके लाएंगे कि कैसे बैलेंस्ड हुआ, क्या आंसर आया आपका। बेसिक में करना है, सो टेक्निकली एसिडिक में भी हो जाएगा, फिर बेसिक में भी हो जाएगा। कर लेंगे? हाँ, सबको कर सकते हैं, करके लाना। ठीक है, चले, लिख लिया ना? लिखना है? चलो, अगली हेडिंग डालो, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस पता है? जहां पर एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही हो और रिड्यूस हो रही हो, उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोल रहे थे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं ये Cl2 चेंज हो रहा है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, यही बदल रहा है। यहाँ पे क्लोरीन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या? 0। ये बात सबको पता है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, मतलब यहाँ पर वो 0 में है। यहाँ पर क्या है? -1, यहाँ पर -1, यहाँ पे क्या है बताओ? +5 ना? +5। चेक। अब देखो, 0 से -1 इज रिडक्शन एंड 0 से +5 ये ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। इसका मीनिंग क्या? एक डिस्प्रोपोर्शनेशन। चेक, ये बात तो क्लियर है। अब देखो, अगर मैं लिखूं ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन क्या लिख सकते हैं कि क्लोरीन चेंज हो रहा है किसमें? ClO3 माइनस। क्या यही है? हाँ यही है। चेक। अब इसमें पहला स्टेप क्या? एटम को बैलेंस करते हो। कैसे बैलेंस करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Cl हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। क्या ये बात क्लियर हुई? अब क्या बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हो? वाटर ऐड करके। तो यहाँ पे कितने ऐड करोगे? 6 करोगे ना? यहाँ पे 2 × 3 6 है ना ऑक्सीजन। 6H2 ऐड किया, अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। 6 × 2 12, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे? क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे कोई चार्ज है? न्यूट्रल है। यहाँ पे कितना चार्ज है? 12 -2, 10 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? 10 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 12H प्लस 12 यूनिट ऑफ पॉजिटिव -2, मतलब 10 यूनिट ऑफ पॉजिटिव। 10 यूनिट ऑफ पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो 10 यूनिट ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से आ जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या डाल दोगे? 10 इलेक्ट्रॉन। हो गई ऑक्सीडेशन बैलेंस। नेक्स्ट रिडक्शन क्या है आपका? अब मुझे जरा रिडक्शन बताना, इसमें कहां से कहां तक हो रही है? Cl2 से Cl माइनस, Cl2 से Cl माइनस से रिडक्शन है।
तो Cl2 से Cl माइनस रिडक्शन है। अब बताओ कितने क्लोरीन है? 2। हो गई क्लोरीन बैलेंस। क्या कोई और एटम है? नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? चार्ज की बैलेंसिंग। कितने यूनिट ऑफ नेगेटिव है इस साइड? 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव। इस साइड कितना? न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो हो गया चार्ज बैलेंस। मतलब यहाँ पर मैं ऐड कर दूं 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? अब मुझे बताओ किसको कितने से मल्टीप्लाई करें? रिडक्शन को 5 से कर दे। इस वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दोनों बैलेंस हो जाएंगी। मतलब नीचे वाली को रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। क्लियर? तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो बैलेंस्ड देखना क्या बनेगी? Cl2 प्लस 6H2। क्या मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख दूं? तो ये क्या बनेगा? 5Cl2। 5Cl2 प्रोडक्ट साइड क्या आएगा? ये वाला 2ClO3 माइनस प्लस 12H प्लस, और यहाँ क्या बनेगा? 10Cl माइनस। क्या ये बात सबको समझ आई? मैंने क्या किया? 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और साथ में ऐड भी कर दिया। ऐड करोगे तो Cl2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। 10 से 10 कैंसिल कर दिया डायरेक्ट। 5Cl चेक। यहाँ क्या आया? 2ClO3 माइनस प्लस दिस 12H प्लस प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10Cl माइनस 10Cl माइनस। चेक। अब देखो इसमें 5Cl2 और Cl2 6Cl2 हो जाएंगी। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखो। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखना। क्या हो जाएगा? 6H2O Cl2 कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए। 6Cl2। राइट साइड क्या बनेगा? यही रहेगा 2ClO3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 10Cl माइनस। ये बनेगा 2ClO3 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस क्या है? 10Cl। क्या सबकी यही आई? अब जरा एक चीज देखना इस रिएक्शन में, क्या इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को? 2 से अगर मैं टोटल को डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा? 3H2O, यहाँ 3Cl2, यहाँ क्या? ClO3 माइनस, यहाँ क्या? 6H प्लस, और ये क्या? 5Cl हो जाएगा ना। तो वो क्या आ जाएगी? फाइनल रिडॉक्स बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहाँ पे जब तुम फाइनली को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3H2O प्लस 3Cl2 ClO3 माइनस 6H प्लस, और तुम्हारा क्या आ रहा है? 5Cl माइनस। क्या सबका यही आया? क्लियर है? अरे 2 से डिवाइड कर, 6/2 3 3, 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 6, यहाँ क्या? चेक। 3 बैलेंस्ड, बट हमें मिनिमम कोफिशिएंट लेना होता है ना। एक मिनिमम कोफिशिएंट होता है। मिनिमम क्या है? यही। क्लियर? यहां तक बैलेंसिंग क्लियर है? समझ आया? क्या अगर कोई भी क्वेश्चन बैलेंसिंग पे आएगा और आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट बता दो किसी भी स्पीसीज का इन दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन दिस बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बता पाएंगे? कर लोगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। डाला? चलो यहाँ देखो, हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। मोल कॉन्सेप्ट तो आता है, और मोल कॉन्सेप्ट में हम बहुत शार्प भी हो गए। अब एक कंफर्टेबल जोन आ गया ना मोल कॉन्सेप्ट से। अब थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से बाहर निकलते हैं, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो क्या कह रहा है, एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कहता है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट combined with
वन इक्विवेलेंट ऑफ अदर, या कहता है इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट react in equal amount to give the same number of equivalent and milli equivalent of product. क्या समझ आई? नहीं, जरा यहां देखो, अगर मैं कोई नॉर्मल रिएक्शन ले लेती हूँ 2A प्लस E प्लस 2B गिविंग फोर्स, देखो क्या कहता है ये लो, एक कोई भी जनरल रिएक्शन मान ली, मोल मोल एनालिसिस करनी आती है, मोल से रिएक्शन चलानी आती है, स्टोशो चलानी आती है। अब देखो, अगर मैं इसके लिए मोल मोल एनालिसिस करूं तो मोल की कॉन्सेप्ट कहती है किसकी स्टोशो कितनी आएगी, वन, कि 1 मोल ऑफ ए कितने मोल ऑफ बी से रिएक्ट करेगा, 2 मोल ऑफ बी से, कितने मोल सी के बनाएगा, ये बात तो हमें आती है ना, हम मोल से सीख गए। पर तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है मोल में कि मैम स्टोशो कई बार गलत हो जा रही है, स्टोशो देखने में प्रॉब्लम्स होती है ना, कहीं कहीं पर मिस्टेक होती है स्टोशो में। तो इक्विवेलेंट कहता है, तुम स्टोशियोमेट्री को छोड़ दो, इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है वो देखना ध्यान से। ये कहता है इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, कंबाइन करने वाले बनते भी इक्वली हैं, इक्विवेलेंट वही तो बोल रहा है कि इक्वल इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट इन इक्वल अमाउंट टू गिव द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जितने रिएक्ट करते हैं उतने ही क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट में बन जाते हैं। मतलब मैं यहाँ लिख दूं कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट करता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ बी से, क्या बनता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ सी, इक्वली रिएक्ट किए, हर एक रिएक्टेंट इक्वल बन गया, मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ बी, प्रोडक्ट में क्या बना 1 इक्विवेलेंट ऑफ सी। क्या कहा, स्टोशो की बातें ली हमने तो सबके इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, मतलब जो ए का इक्विवेलेंट वही किसका, बी का, जो बी का इक्विवेलेंट वही किसका, सी का। मतलब जो भी स्पीसीज रिएक्शन में रिएक्ट कर रही है, मतलब जो भी रिएक्टेंट है उनके उन रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट बराबर होंगे, किसके, जो स्पीसीज बन रही है एज अ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन उसके भी बराबर होंगे। बात समझ गए कि मैं ये लिख सकती हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी, इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सी, या टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सी। मैंने इक्विवेलेंट्स बराबर कर दिए सबके, समझ गए। हाँ तो 1 1 है, सबका 1 ले लिया ना, इक्वल ही तो है, समझ गए। ये तो मैंने अभी जर्नल मानी ना, मेरे पास मास गिवन नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मैंने जर्नल मान लिया कि 1 इक्विवेलेंट बराबर है सबका, समझ गए। जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो हमने ये मान लिया, क्लियर। अब सपोज करो, अगर एक बार ये लिख लो, ये डेफिनेशन उतार लो, या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूं, वहीं से लिख लोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, ये तो एक जर्नल रिएक्शन थी। अब देखो अगर मैं बात करूं N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू क्या बनता है, अमोनिया बन जाती है। मोल मोल एनालिसिस क्या बोलती थी इसके बारे में बताओ, ये तो तुम्हें आती है। मोल एनालिसिस क्या बोलती थी, मोल मोल एनालिसिस क्या बोलती है कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन से करता है, 3 से, अमोनिया कितनी बनती है 2 मोल, मतलब यहाँ पे इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसके कितने मोल बनाता है, 2 मोल बनाता है, ये तो हमें पता था। अगर मैं इक्विवेलेंट के टर्म में बात करूं तो क्या बोलूंगी कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ N2 react with 1 equivalent of hydrogen to give
वन इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। यहाँ पे स्टोचो कंसिडर करनी नहीं, सबका बराबर, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जब तक हमारे पास कोई मास या कोई भी इक्विवेलेंट मास की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी तक नहीं निकाल। समझाती हूँ कैसे निकालना। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि अगर मुझे इक्विवेलेंट की एनालिसिस करनी है तो मैं कह सकती हूँ कि इसका वन इक्विवेलेंट किसके बराबर है, वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन और वन इक्विवेलेंट ऑफ, क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर मैं मिली इक्विवेलेंट्स की बात करती हूँ, किसकी, मिली इक्विवेलेंट्स की, तो मैं लिख सकती हूँ कि वन इक्विवेलेंट 1000 मिली इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ये बात तो पता है कि अगर मैं बोलूं कि वन इक्विवेलेंट है, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर है, 1000 मिली इक्विवेलेंट के, किसके बराबर, 1000 मिली इक्विवेलेंट के। मतलब सबके मिली इक्विवेलेंट भी तो बराबर होंगे, अगर इक्विवेलेंट बराबर है तो सबके मिली इक्विवेलेंट भी तो बराबर होंगे। तो मतलब मैं यहाँ पे ये मेंशन कर सकती हूँ, इसका 1 मिली इक्विवेलेंट N2 का रिएक्ट करता है 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। तो लिख सकते हैं कि 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन react with 1 milli equivalent of hydrogen to give 1 milli equivalent of, क्या ये बात समझ आई, मतलब सबके इक्विवेलेंट्स बराबर कर देने हैं, क्लियर। निकालना सिखाती हूँ भी। इक्विवेलेंट होता है, रेशियो होता है, किसका, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। मोल्स करते थे ना, मोल क्या होता था, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, रुक जा, सब सिखाऊंगी आज की क्लास में, ठीक है। क्या ये समझ आया। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू MgO, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ। अब मुझे तुम खुद बताओ, मोल क्या कहता है, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ MgO। अगर मैं इसे इक्विवेलेंट की टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी इसके लिए, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, क्या 2 आएगा यहाँ पे, टू गिव 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg। क्या ये बात समझ आई कि सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, आइदर वो रिएक्टेंट हो आइदर वो, बात समझ आ गई, क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है, ये इक्विवेलेंट है क्या, ये ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट होता क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या, देखते हैं जरा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है क्या, मैंने कहा कि जो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके, देखो मोल्स पता है, मोल्स किसके बराबर थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसी तरह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या लिखते हैं इसे, इक्विवेलेंट मास, चेक। मास तो सबको पता है क्या होता है। अब नेक्स्ट आती है ये इक्विवेलेंट मास, ये तो सीखना है, नई टर्म है। गिवन मास तो आपको सबको पता है, मोल जैसे मोल्स निकालते थे, जो मास गिवन होता है वो गिवन मास। नई टर्म क्या इंट्रोड्यूस हो गई, इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लेते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास।
गिवन मास मतलब यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं बाय इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट चीज है कि हमें इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना? अब देखो कि हमें अब चीज डिटरमाइन करनी है, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है कि अगर हम डेफिनेशन लिखिए तो लिखा जाता है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass which reacts or displaces। क्या? कितने को? देखो ध्यान से, तीन चीज, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखी है ये बातें? इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का कौन सा मास है, किसी भी स्पीसीज का कौन सा मास है जो रिएक्ट कर जाता है और रिप्लेस करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन को, 35.5 ग्राम क्लोरीन को एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं यहां पर इसे ऐसे, ऑक्सीजन क्योंकि गैसियस फॉर्म में होती है और ये भी हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। अगर ये कोई रिएक्शन है कि Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2 MgO, इसको एटॉमिक मास की टर्म में कैसे चलाओगे? मैग्नीशियम का कितना मास है यहाँ पे? 24 इंटू 2, इतना ही है। मतलब यहाँ पे 24 इंटू 2 ग्राम मैग्नीशियम कितने मास ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? 32, 2 इंटू 16, मतलब यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। चेक, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है। क्या इतनी बात सबको पता है? हाँ, मतलब मैं कहूँ ये 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रही है? 48 ग्राम ऑफ। हमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना पता है? 8 ग्राम। कितना? 8 ग्राम। कि अगर ऑक्सीजन का 8 ग्राम है तो मैग्नीशियम का निकाल पाओगे? हमें ऑक्सीजन का ये जो है ये क्या है? इन एटम्स का इक्विवेलेंट मास है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ये स्टैंडर्ड मान लिए गए थे जब ये इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट डराइव हुआ, तो ये स्टैंडर्ड मान लिए गए। उनका इनके विद रिस्पेक्ट निकालेंगे। बताती हूँ उनका भी कैसे निकलेगा। देखो ये हमने स्टैंडर्ड मान लिए कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन और कितना हाइड्रोजन? 1। अब देखो अगर मुझे पता है 32 ग्राम ऑक्सीजन तो 48 से रिएक्ट कर रही है, तो 8 ग्राम कितने से करेगी? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से करेगी? 48 डिवाइड बाय 32 इंटू 8, कितना आ जाएगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम आएगा। तो इस रिएक्शन में मेरा मैग्नीशियम का क्या इक्विवेलेंट मास है? 12 ग्राम। समझ गए? क्लियर हुई बात? कितना मास है? 12 ग्राम। एक तो ऐसे यूनिटरी मेथड से चल सकते हो। अब देखो एक चीज, अभी हमने क्या लिखा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही पढ़ के आए थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करते हैं। मतलब इस मैग्नीशियम के और इस ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। इस मैग्नीशियम और इस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। मतलब मैं लिखूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम किसके बराबर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ। क्या ये बात पता है? ये बात पता थी? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही कहता है ना कि हर एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ले लो।
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे सिखाया? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना? 48 ग्राम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 48 है, तो मैग्नीशियम का मास आया 48 ग्राम। इक्विवेलेंट मास हमें पता करना है, डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास बराबर ऑक्सीजन का मास कितना? 32 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना है उसका? 8 ग्राम। क्या यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा इक्विवेलेंट मास? वही आएगा कि 48 इंटू 8/32। क्लियर? तो यहां से भी हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 12 ग्राम। मतलब ये हमारा क्या था? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था कि हर स्पीसीज जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। समझ आ गया कैसे यूज करना? वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर, उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर दो, फॉर्मूला लगा दो। क्या बात समझ आई इतनी? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे बराबर करने हैं? एक का दिया है, दूसरे का पूछते तो निकाल लेंगे। इन एलिमेंट्स का हमें पता, इन एलिमेंट्स को तो हमें नोन है ना। कोई भी अगर क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है उसमें दूसरे एलिमेंट का पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। हाइड्रोजन से हो रही है, निकाल लोगे। क्लियर? चल आगे देखिए। अब एक चीज तो हम इन एलिमेंट्स के साथ सीख गए, पर कुछ केस में अगर मुझे ऐसी रिएक्शन दे रखी है जहां पे एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन है कि जहां पे रिएक्शन क्लोरीन के साथ ना हो, हाइड्रोजन के साथ ना हो और ऑक्सीजन के साथ ना हो, वहां पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? अगला क्वेश्चन ये बनता है। तो वहां पर कैसे निकालोगे? वहां पे इक्विवेलेंट मास निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी फैक्टर। उसे क्या नाम देते हैं? दूसरा एन फैक्टर। अब देखिए वहां पे इस इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालोगे कि इक्विवेलेंट मास बराबर, सबको एटॉमिक मास तो निकालना आता है, मोलर मास तो पता है कैसे करते कैलकुलेट, इतना तो हमें आता है। मतलब यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा अगर मोलर मास डिवाइड बाय का एन फैक्टर। चेक, अब एक नया वर्ड आ गया, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया। तो अगर मुझे ये पता है किसी भी स्पीसीज के लिए, मैं निकाल लूंगी उसका इक्विवेलेंट मास। मुझे क्या वहां रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या मुझे उन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वहां पे? नहीं। तो मुझे बेसिकली ये इन फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर मुझे ये इन फैक्टर निकालना आ गया तो मैं इक्विवेलेंट मास निकाल लूंगी। क्लियर? बात समझ आई इतनी कि अगर मुझे इन फैक्टर पता लग गया तो मैं उसका इस इक्विवेलेंट मास को निकाल पाऊंगी। चेक। अब देखो चैलेंज क्या है, इस एन फैक्टर को डिटरमाइन करना। इस एन फैक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं, सीख लेते हैं। अब देखो सबसे पहला केस, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, वैलेंसी सबको निकालनी आती है? वैलेंसी तक तो आता है। चलो एलिमेंट्स के केस में 4 एलिमेंट्स, आपका जो वैलेंस फैक्टर होता है ना, वो उसकी वैलेंसी होता है। किसके इक्वल होता है? वैलेंसी। क्या वैलेंसी निकालनी आती है हमें? वैलेंसी तो निकालनी आती है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह उसकी वैलेंसी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा? तो वो कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी नहीं आती। यहाँ देखो एटॉमिक नंबर कितना? 11। 11 होता है। देखो तुम्हारी वाली कॉन्फ़िगरेशन कहती है 281,
जो तुमने अभी तक सीख ली 9th में। एक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम खुद पढ़ोगे, उससे अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? 3s है। बाहर वाला शेल वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा? सबसे बाहर कौन सा है? 3s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 है ना। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। तो ये कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। या 281 से भी देखोगे की में 2, एल शेल में 8, देन एम में कितने? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वही तो उसकी वैलेंसी होती है। मतलब मैं सोडियम के लिए बात करूं, वैलेंसी कितनी? वैलेंसी कितनी? 1। तो सोडियम का इनफैक्टर कितना? वैलेंसी के बराबर। तो सोडियम के केस में यही इसका इनफैक्टर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए? अच्छा, अगर समझ गए तो फटाफट एक टेबल बनाओ। यहां मैं लिखूंगी कुछ एलिमेंट्स, आप मुझे बताएंगे उनकी वैलेंसी। देखो, अगर मैं बात करूं सल्फर की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, तो शुरू हो जाओ। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 286 है ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और होता है सल्फर Z इज इक्वल्स टू 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वेट। मोटिव क्या होता है? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरना, ऑक्टेट कंप्लीशन, यही होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, S2 माइनस बन जाएगा। वैलेंसी कितनी? 8 माइनस 6 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी? जरा ऑक्सीजन की वैलेंसी बता दो फिर। 2 होती है। ऑक्सीजन की भी कितनी? फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1। क्या ये बात पता है फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है? पता है। मैग्नीशियम की कितनी? 2। क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में, तो इसकी वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3। तो हमने पढ़ा एलिमेंट के केस में वैलेंसी ही क्या होती है? उसका इनफैक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि इक्विवेलेंट वेट निकाल दीजिए या इक्विवेलेंट मास निकाल दीजिए इस मैग्नीशियम का, क्या निकाल पाओगे? इक्विवेलेंट मास किसके बराबर? इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास किसके बराबर? गिवन मास, उसका एटॉमिक मास या उसका मोलर मास डिवाइड उसका इनफैक्टर। इनफैक्टर एलिमेंट के केस में क्या था? उसकी वैलेंसी। अब देखिए, अगर मैं यहां से शुरू करूं, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। 32 डिवाइड किससे करोगे? एन फैक्टर कितना है? कितना आ गया? 60। ऑक्सीजन का निकाल लोगे? ऑक्सीजन का कितना लिखा था वहां पे? 8। याद करो, पिछले जब लिखा तुमने क्या लिखा? क्यों लिखा? 16/2 कितना होता है? समझ गए? अगर ये समझ आ गया तो जरा ये करना। क्लोरीन, क्लोरीन का इनफैक्टर कितना होगा? 1 होगा। एटॉमिक नंबर 17 287। अरे एटॉमिक नंबर 17 तो कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है। एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। वैलेंसी कितनी? 1। एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। इक्विवेलेंट मास कितना निकल कर आया? समझ गए? कितना आया? क्या ये बात समझ गए? क्या ये टेबल पूरी कर लेंगे? फ्लोरीन 19/1, मैग्नीशियम 24/2, एल्यूमिनियम 27/, इतनी बात समझ गए? चलो, एक चीज तो समझ आ गई कि एलिमेंट गिवन है तो इनफैक्टर कैसे निकालते हैं।
n फैक्टर निकल गया तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? चलो अगला केस देखिए। अगर आपके पास आयंस गिवन है तो क्या करो? अगर मैं कहूं आयन गिवन है, सल्फाइड आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, कोई भी आयन गिवन हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। तो अगर आयन गिवन है तो वो एन फैक्टर कैसे निकले? बात यहां आई। अब देखो जरा, मैंने कहा कि फॉर द आयंस, आयंस के केस में एन फैक्टर जो होता है वो बराबर होता है मोड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। मैंने देखो क्या कहा, मोड। मोड मतलब तुम साइन नहीं लोगे, सिर्फ उसका क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। चेक। मोड का मीनिंग क्या? साइन कंसिडर नहीं करोगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यू विल आल्सो यू ओनली कंसिडर क्या? उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब देखो, अगर मैं बात करूं नाइट्राइड आयन की, इसके केस में एन फैक्टर कितना, कितना चार्ज है इस पे? 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका वैलेंसी कितनी? यहाँ पे 3। इसका जो सॉरी इसका एन फैक्टर 3, एन फैक्टर 3। तो इसके केस में अगर मैं लिखूं एन फैक्टर कितना आएगा? 3। अब जरा मुझे तुम खुद बताना, ऑक्साइड में कितना होगा, सल्फाइड में कितना होगा? ऑक्साइड में एन फैक्टर कितना है? 2। सल्फाइड में कितना? हाइड्राइड में कितना? बनाओ। हाइड्राइड में कितना और नाइट्रेट में कितना? 1। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, हमें सिर्फ लेना है क्या? उसका मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इसका इक्विवेलेंट मास निकाल पाओगे? इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे? इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, इनका एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, कर लोगे इतना काम? ये तो कर सकती है। नेक्स्ट अगर मुझे बताना, मेरे पास फॉस्फेट गिवन है PO4 3-, इसका एन फैक्टर कितना? 3। फॉस्फेट में एन फैक्टर हो गया 3। सल्फेट गिवन है तो 2 कर लेंगे। नाइट्राइट गिवन है तो 1। क्या इन सब में एन फैक्टर बता सकते हो? अगर तुम्हारा एन फैक्टर आ जाता है तो क्या इनका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा? सिंपली क्या करना है, इन सब का मोलर मास निकालना। नाइट्रोजन के केस में कितना? 14। -3 से तो मोलर मास पे इफेक्ट नहीं होता उसके एटॉमिक मास पे, नहीं ना? मतलब 14/3। यहाँ पे कितना? 16/2। यहाँ पर कितना? 32/2। निकाल लोगे? क्या ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे आगे? इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला है इनके केस में, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला है, कर लोगे? होमवर्क है, करके लाना। आगे देखो, हम ये चीज सीख गए, आयंस का केस सीख गए कि अगर आयन गिवन है तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है। अब देखो, अगला है कि अगर आपके पास, आप सबने पढ़ा होगा एसिड बेस रिएक्शंस, एसिड बेस रिएक्शन सबने पढ़ी है कि अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करूं, वहां पे क्या होता है, एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो एक तो रिएक्शन में कि अगर मेरे पास रिएक्शन गिवन है, मेरे को एसिड का इनफैक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे? या मेरे पास सिर्फ एसिड गिवन है, रिएक्शन नहीं दे रखी, तो उसका इनफैक्टर कैसे बताओगे? अब मुझे एक बात बताओ, एसिड्स के केस में जो एन फैक्टर है वो किसके बराबर होता है? उनकी बेसिसिटी। किसके बराबर होता है? बेसिसिटी के। क्या मुझे कोई बता सकता है बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फर्निशेबल H+, कि वो एसिड कितने H+ देता है पानी के अंदर जाके। ये तो पढ़ा एसिड बेस वाले चैप्टर में कि कितने H+ देता है कोई भी एसिड। चलो देखो, बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फर्निशेबल H+ आयंस, कितने
H प्लस आयन कोई भी एसिड दे रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। और वही बेसिसिटी किसके इक्वल, एसिड्स के लिए उसके एन फैक्टर के। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखो जरा। अगर मैं बात करूं HCl की, कितने H प्लस देगा, 1 ही देगा, एक ही H प्लस देता है, तो इसके केस में एन फैक्टर कितना, 1। अब बताना H2SO4 कितना, ये बात तो पता है। HNO3 1, एसिटिक एसिड 1, 4 तो नहीं ना, कैसे ब्रेक होता है, CH3CO माइनस और H प्लस में, पता है ना बात। अच्छा बताना H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड 3, H3PO2 कितने, H3PO4 कितने। अच्छा देखो सब में तो H बराबर है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3, सब में 3 है, मतलब कितने, ऐसा तो नहीं हो सकता तीनों बराबर हो, है ना। तो जाएंगे कहाँ, स्ट्रक्चर के पास, कहाँ जाएंगे, चलो देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ये, चेक। कौन से H प्लस देगा, जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं H3PO4 में, 3, कितने, 3। H3PO3 में जाओ, कितने, H3PO2 में जाओ, कितने, समझ गए, स्टार लगा के लिख लेना, ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन से तो आती है, नॉर्मल थोड़ी आएगा, समझ गए। चलो अगर ये समझ गए तो आगे बढ़ो। अब मुझे बताना जरा, कितने, H3BO3 में कितने, कितने दिख रहे हैं, एक, देखो जरा, अच्छा केस है, क्या देखना, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर समझ गए, देखो कैसे बने स्ट्रक्चर्स भी बताती है। फास्फोरस का पहले एक डबल बॉन्ड बना दो, फास्फोरस एक डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, डबली बॉन्डेड एटम है, बना दिया। अब फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बच गए, एक एक ऑक्सीजन से कंबाइन करोगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे 3, और 3 हाइड्रोजन थी, सॉरी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थी, हो गया। यहाँ पे जब बनाओगी फास्फोरस का एक डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन बच गई तो फास्फोरस से कंबाइन कर दी, यहाँ पे कैसे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और 2 किसके साथ कंबाइन होगी, डायरेक्ट फास्फोरस के साथ, क्लियर। ये तो सिंपली बनाने का तरीका है, तरीका सीखोगे लुईस बॉन्डिंग की कैसे सीखते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर सिखाए जाएंगे, हर एक स्ट्रक्चर बनता कैसे वो बॉन्डिंग में सिखाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि H3BO3 में एन फैक्टर कितना है, कैसे है, देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, H3BO3 स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, अब ध्यान से देखना, क्या इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन,
एटॉमिक नंबर 5 होता है, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से शेयर कर लिया। टोटल इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने होते हैं वैलेंस में स्टेबिलिटी के लिए? 8 होते हैं ना, ऑक्टेट रूल। क्या इसके पास है? मतलब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये करता है वाटर के साथ, कि वाटर के पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या कहेगा कि वाटर को, कि वाटर एक अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। जब वाटर ने अपना लॉन पेयर इस H3BO3 को दिया तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, BOH, OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अरे अगर हम किसी को देते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन तो स्पीसीज पे तो पॉजिटिव आता है, जैसे NaCl है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो सोडियम पे पॉजिटिव आता है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को देगा तो उस पे पॉजिटिव आएगा, और बोरोन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि उसने लिया है, इस पे पॉजिटिव। चेक। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, मतलब ये हाइड्रोजन क्या करेगी? अपना बॉन्ड तोड़ देगी और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगी ताकि पॉजिटिव स्टेबल हो जाए। तो क्या बनेगा फाइनली? BOH, BOH का होल 4, और टोटल पे क्या है? 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही है। और एक H प्लस निकल गया। कितने H प्लस निकले? एक। और बेसिसिटी क्या आती? कितने H प्लस देता है, वही तो थी। कितने H प्लस आए? 1। और किसका आया ये H प्लस? पानी से आया है। क्या इसने कोई H प्लस दिया? नहीं। H प्लस किसने दिया? वाटर का है ना। तो H3BO3 की बेसिसिटी कितनी है? एन फैक्टर कितना है? समझ गए? क्या ये बात समझ आई? देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल नहीं है, तो वाटर सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वाटर ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक होके H प्लस की फॉर्म में निकल गया, एक H प्लस निकला ना। सिंपल ही याद रखो अभी के लिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि ये एक H प्लस देता है तो H3BO3 के एक्सेप्शन की फॉर्म में याद रख लेना, और इसका कितना होता है एन फैक्टर? ठीक है, ये याद रखना। क्लियर? एसिड समझ आए कि एन फैक्टर कैसे निकलता है? अच्छा, ये तो सिंपली हमें समझ आ गई कि अगर हमें स्पीसीज गिवन है तो एन फैक्टर बता पाएंगे। अब अगर मैं कहूं आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन गिवन है, सपोज लेट सपोज कि आपका HCl है, वो NaOH से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? NaCl और पानी। इस रिएक्शन में HCl कितने H प्लस दे रहा है? 1। तो इस रिएक्शन में अगर मैं HCl का फैक्टर कंसिडर करूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 1। अगर मैं कहूं H2SO4 NaOH के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, चेक, क्या बन जाएगा? NaHSO4 प्लस वाटर। अब मुझे जरा यहां बताना, इस रिएक्शन में H2SO4 का फैक्टर कितना है? कितने H प्लस दिए? रिएक्शन में पूछा है, देखो H2SO4 एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH से रिएक्ट कर रहा है, इसने सिर्फ एक H प्लस दिया ना। देखो H2SO4 का ब्रेक कैसे होगा? H2SO4 कैसे टूटेगा? पहले जब एक H प्लस जाएगा तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस में, ऐसे तो टूटेगा।
फिर जब ये HSO4 माइनस ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, SO4 2 माइनस प्लस H प्लस, यही बनेगा ना। यहाँ रिएक्शन क्या हुई है, Na प्लस और HSO4 माइनस की, NHSO4 बन गया, मतलब कितने H प्लस निकले। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देती कि H2SO4 प्लस 2 NaOH give rise to Na2SO4 प्लस पानी। अब यहाँ पर कितने हैं, अब बताओ, अब यहाँ पर एन फैक्टर कितना है H2SO4 का, तो हो गया क्या, यहाँ पे 2H प्लस निकल गए, 2H माइनस से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गया। पर यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर तो सिर्फ एक ही H प्लस निकला है, इस सॉल्ट के अंदर अभी भी एक H प्लस बाकी है, ये सॉल्ट अभी भी एक H प्लस दे सकता है। तो मतलब इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछा जाए H2SO4 का एन फैक्टर तो कितना बताएंगे, इस रिएक्शन में आपसे H2SO4 का एन फैक्टर कितना बताएंगे। समझ गए कि अगर रिएक्शन दे रखी है और आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। अगर तुम्हें समझ आ गया तो मुझे जरा ये बताना कि H3PO4 प्लस 2NaOH, या ऐसे ले लो NaOH, तो क्या बनेगा, NaH2PO4 प्लस वाटर। अब यहां बताना कितना इन फैक्टर है H3PO4 का, 1 है ना, सिर्फ इसने अभी तो एक ही H प्लस दिया है, इसके पास 2 बाकी हैं अभी। अगर यहाँ Na2PO4 बन जाता तो, Na3PO4 बन जाता तो 3 होता, Na2HPO4 बन जाता तो 2 हो जाता। कितने H प्लस देगा वो रिएक्शन से भी देख पाओगे, जितने वो H प्लस देगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है इतनी बात, एसिड्स का केस क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आप बेसिस पे। अब देखो बेसिस के केस में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एसिडिटी, कि अगर मैं बात करूं बेसिस के केस में उसका एन फैक्टर किसके बराबर, उसकी एसिडिटी। और एसिडिटी किसके बराबर, कितने OH माइनस दे रहा है वो, है ना। तो बेसिस के केस में, बेसिस के केस में आपका एन फैक्टर किसके बराबर, उसकी एसिडिटी, यही हो जाएगा, एसिडिटी के बराबर। और एसिडिटी क्या है, वो कितने OH माइनस देता है, मींस दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फर्निशिबल OH माइनस, यही हो जाएगी, यही हो जाएगी। अब बताते जाओ फिर, अगर मेरे पास गिवन है NeOH, क्या बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है एन फैक्टर कितना होगा, कितने OH माइनस देता है, 1 देता है, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना लोगे, कितना लोगे, 2 होगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH माइनस है, 2 होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेरियम हाइड्रोक्साइड की, कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, कितना होगा। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, कितना होगा, क्या ये बात समझ आई। अगर मैं बात करूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, कितना होगा, NH4OH में कितना एन फैक्टर होता है, 1, एक ही तो OH माइनस है, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। क्या ये बात समझ आई, सिंपली बता पाओगे। अब देखो अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं कि HCl
प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl और पानी। चेक, NaOH का फैक्टर कितना है? 1। ना OH माइनस दे दिया इसने, एक OH माइनस दे दिया तो 1। अगर मैं ये रिएक्शन लिखूं कि जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू ZnOHCl प्लस वाटर। कितना फैक्टर है जिंक हाइड्रोक्साइड का? देखो 1 या 2? 1। 2 दे सकता था, दिए कितने? 1। अभी भी तो बचा है सॉल्ट में एक OH। पार्शियल डिसोसिएशन हुआ ना, कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या एन फैक्टर हो जाएगा इस रिएक्शन में इसका? क्या समझ गए ये बात? रिएक्शन से देख के बता पाएंगे एन फैक्टर कितना है? क्लियर? तो ये होता है 20 में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं कि वो कितने OH माइनस दे पाएगा। वही उसकी क्या हो जाती है? एसिडिटी। एसिड में कैसे निकालते थे? कितने H प्लस देगा, वो उसकी क्या हो जाती है? बेसिसिटी। चेक, क्या ये बात समझ आई? एसिड का समझ गए, बेस का समझ गए, अब किसकी बारी? सॉल्ट की बारी ना। एसिड और बेस कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। तो नेक्स्ट किसका पढ़ेंगे? एन फैक्टर किसका निकालोगे? सॉल्ट का। अब मुझे बताओ, तुम खुद सोच के बताना, आयंस के केस में कैसे किया था? कितना चार्ज है आयन पे? सॉल्ट में क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन और एक, यही तो होता है। मतलब टोटल चार्ज मैं बता दूं अगर सॉल्ट पे कितना है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो पता लग जाएगा उसका एन फैक्टर कितना। मतलब सॉल्ट के केस में एन फैक्टर कितना? मोड ऑफ टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। खुद बताओगे तुम। देखो, अगर मैं NaCl की बात करूं, कितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पे? 1। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1। अगर मैं बात करूं तुमसे MgCl2 की, एन फैक्टर कितना है? देखो जरा, मैग्नीशियम पे क्या है? +2 का चार्ज है, एक क्लोरीन पे -1। कितने क्लोरीन है? तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना? -2। तो टोटल पॉजिटिव कितना? +2। नेगेटिव कितना? -2। तो एन फैक्टर कितना है? 4 थोड़ी होगा, ऐड थोड़ी करना है। एन फैक्टर कितना? 2। अगर मैं बात करूं Al2SO4 का होल थ्राइस, अब यहां बताना एन फैक्टर कितना होगा? एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? +3 का। एक एल्यूमिनियम एटम पे +3 का। टोटल कितने एल्यूमिनियम है? 2। तो टोटल पॉजिटिव कितना? +6 का। एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2। कितने सल्फेट है? 3 -6। तो मोड में क्या आएगा? 6। हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है ना। ऐसा होता है कभी सॉल्ट में? जरूरत ही नहीं है। सॉल्ट में कभी ऐसा होता है? सॉल्ट कैसे बनते हैं? इक्वल यूनिट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। सॉल्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो मतलब ये कितना होगा? 6। ठीक है। अगर मैं बात करूं MgSO4 की, कितना है? 2। Mg2 + SO4 2-, यहां पर हो गया 2। कैल्शियम सल्फाइड की बात करोगे, कितना होगा? S2- होता है ना सल्फाइड, ये तो बात सबको पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो निकाल लोगे, कोई भी सॉल्ट आएगा उसका इन फैक्टर निकाल लेंगे, निकाल लोगे। सॉल्ट में इन फैक्टर किसके बराबर? टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव और टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव इन द मॉलिक्यूल।
एटम पे मत देखना कि एक एटम पे एल्यूमिनियम पे +3 है, तो ये भी देख लेना टोटल एटम कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ऐसे तो निकालते हैं हम सॉल्ट पे चार्ज। अब ये चीज हम क्लियर कर गए। हमने क्या क्या सीख लिया? एलिमेंट पे सीख लिया। एलिमेंट पे कैसे निकालते थे? उसकी वैलेंसी के बराबर। आयन पे कैसे निकालते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते थे जितना आयन पे होता है, उसका n फैक्टर हो जाता था। एसिड्स पे कैसे निकालते थे? उसकी बेसिसिटी कितने H प्लस दे रहा है। बेस में कैसे निकालते हैं? उसकी एसिडिटी कितने OH माइनस दे रहा है। देन हमने क्या सीखा? सॉल्ट में कैसे निकालते हैं कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है। इतनी बात क्लियर है? एन फैक्टर यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी है, वहां पे एन फैक्टर कैसे निकालोगे? कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी है, कोई ऑक्सीडेशन दिया है, कोई रिडक्शन दिया है, वहां पे भी तो एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो तो हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें रिडॉक्स में एन फैक्टर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबको पता है क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी पता है क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं किसी रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर, वो किसके बराबर? एन फैक्टर यहां बराबर होता है टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है टोटल चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। चेक। अब देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे थे अभी रिएक्शंस, अगर मैं बात करती हूं Fe2+ से जा रहा है क्या Fe3+ में, चेक। अगर मैं तुमसे पूछूं एन फैक्टर ऑफ Fe2+ बता दो, तो तुम पहले क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। कहां से कहां चेंज हो रहा है? 2 से 3 में कितना चेंज है? 1 का चेंज है ना। तो यहाँ पे Fe कितनी है? 1। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इन फैक्टर कितना? 1। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिख लेना पर मॉलिक्यूल। यहाँ पे इन फैक्टर कितना हो गया Fe2+ के लिए? 1, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं कि C2O4 बदल रहा है CO2 में, चेक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या है? कार्बन का ही तो देखोगे, ऑक्सीजन तो -2 में है, तो तुम क्या निकालोगे? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। 2x -8 बराबर किसके? -2 के। तो x किसके बराबर? यही आएगा +3। तो एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, +3 से किस में जा रहा है? +4 में। एक कार्बन जा रहा है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन एटम कितना है? एक कार्बन एटम के विद रिस्पेक्ट कितना चेंज? 1 का। कितने कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में? 2 है ना। कितने हैं? 2। तो कितना चेंज हो जाएगा? 1 इंटू 2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और पर मॉलिक्यूल ही क्या था आपका?
एन फैक्टर था, तो ये क्या आ जाएगा आपका? क्लियर हो गई बात? कैसे निकाला जाता है एन फैक्टर? क्लियर है? अगर मैं तुमसे बोलूं, देखो इतना लिख लिया, अब देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एन फैक्टर आपके पास कुछ, हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट सुना होगा ना, KMnO4। अब KMnO4 का एन फैक्टर जनरली पूछा जाता है, पूछा कहाँ कहाँ जाता है? कहीं पे दिया होगा रिएक्शन, जैसे अभी हमने बैलेंसिंग की, तुमने ध्यान से देखा होगा हमने MnO4 माइनस को किस में चेंज किया? Mn2 प्लस में चेंज कर रहे थे। मैंने जब बेसिक की रिएक्शन लिखवाई, मैंने वहां पे एक में MnO2 भी लिखवाया कि MnO4 माइनस बदल रहा है MnO2 में। तो मतलब इसका जो एन फैक्टर है, एसिडिक में, बेसिक में, न्यूट्रल में अलग अलग होता होगा। तो लिखो कि एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर क्या होता है। देखो अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो इसका एन फैक्टर क्या होता है? एसिडिक मीडियम में KMnO4 में MnO4 माइनस आयन होता है, की प्लस MnO4 माइनस। मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि MnO4 माइनस आयन किस में बदल रहा होता है? Mn2 प्लस में। किस में चेंज हो रहा होता है? Mn2 प्लस में। अब मुझे बताओ MnO4 माइनस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +7। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, उसी की चार्ज की तो बराबर है। तो यहाँ पे +7, तो कितने का चेंज हो रहा है? +7 से +2, 5 का चेंज हो रहा है। तो अगर मुझसे बोला जाए एसिडिक मीडियम एन फैक्टर कितना? 5। कितना? 5। क्या ये बात समझ आई? अगला, अगर आपसे बोला जाए कि वीकली एल्कलाइन, वीकली की स्पेलिंग, वीकली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम है? वीकली एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ पे पहले तो मुझे चेंज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज क्या होता है कि ये MnO4 माइनस जा रहा होता है MnO2 में। क्या बदल रहा होता है? MnO2। MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +7। यहाँ पे कितना है? +4। मतलब ये जा रहा है +7 से +4 में। क्या ये बात मान ले? हाँ। एन फैक्टर कितना? 3। चेंज कितना है? 3 का। तो यहाँ पर एन फैक्टर बराबर हो जाएगा, क्या बात समझ आई? अगला क्या है? ये तो वीकली एल्कलाइन था, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन भी तो होगा, जो बेसिक मीडियम प्रॉपर होगा, जो पीएच अप्रॉक्स 13-14 वाला होगा। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हो जाएगा ना वो मीडियम। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा होता है कि MnO4 माइनस बन रहा होता है MnO4 2 माइनस। क्या बन रहा होता है? MnO4 2 माइनस में। जरा बताना यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया? कितना आ रहा है? सबका कितना आया? यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया? 1। क्या ये बात समझ गए? क्लियर? अगर हमसे पूछे एसिडिक में एन फैक्टर कितना, क्या बताएंगे? 5। न्यूट्रल में पूछे तो क्या बताएंगे? 3। एल्कलाइन में बेसिकली तो वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन की बातें करेगा, वहां पे बोले तो कितना बताएंगे? क्लियर? एन फैक्टर निकाल लोगे रिडॉक्स रिएक्शंस का। अब देखो अगला होता है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको पढ़ना है, वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? K2Cr2O7। क्या होता है? K2Cr2O7, है ना?
ये ब्रेक कैसे होता है? 2 की प्लस और Cr2O7 2 माइनस में। रिडॉक्स में पढ़ी थी ना अभी जब बैलेंसिंग सीख रहे थे एक रिएक्शन कि Cr2O7 2 माइनस बदल रहा है क्रोमियम 3 प्लस में, लिखा था। तो यहाँ पे ये टूट रहा है 2 की प्लस में प्लस Cr2O7 2 माइनस में, है ना? तो रिडॉक्स तो इसी की होती है, तो रिडॉक्स नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पे ये Cr2O7 2 माइनस किस में बदल रहा है? Cr3 प्लस में, क्रोमियम 3 प्लस में, है ना? यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कितना है? 2x माइनस 14 माइनस 2, 2x 12 के इक्वल मीन्स प्लस 6 आ गया। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, वहां पे कितना है? +3, +3। अब बताओ अगर मैं बोलूं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर क्रोमियम एटम कितना है? 3 का, 6 से 3 में आ रहा है 3 का, बट मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है? 2 है ना। Cr2O7 2 माइनस में 2 क्रोमियम एटम है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना है? यही क्या है उसका? यही क्या हो गया इसका इन फैक्टर? क्या निकाल लेंगे? कहीं पे भी एन फैक्टर का यूज होगा, अगर मुझसे रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट मास पूछेगा निकाल दोगे इसका मोलर मास बाय दिस एन फैक्टर। समझ गए? आगे देखो, अगर मुझसे बात की जाए इस ऑक्सैलिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COH COH, यही तो होता है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? दिस COH एंड दिस COH, यही होता है। H2C2O4, ये तो लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? H2C2O, यही ऑक्सैलिक एसिड। इसी से तो ऑक्सिलेट आयन बनाया था अभी हमने, C2O4 2 माइनस, यही तो लिख रहे थे, C2O4 2 माइनस लिखा था ना। तो ये ऑक्सैलिक एसिड क्या है? C2O4 2 माइनस किस में बदल रहा है? CO2 में। चेक। C2O4 2 माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे ये है +3 में, यहाँ पे किस में? +4 में। चेक। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर पर कार्बन एटम कितना है? 1 का। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना है? 2 का। और यही इसका क्या है? यही इसका क्या है? एन फैक्टर। क्या ये बात समझ गए? किसी भी केस में एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। एन फैक्टर निकालना सबको आ गया? तो आपके पास जो असाइनमेंट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एन फैक्टर को, तो यहाँ पे आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे इन फैक्टर के जो आपको असाइनमेंट में गिवन है। ठीक है, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और इन फैक्टर के नेक्स्ट क्लास में, प्लस हम इसके आगे डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, वो तो इन फैक्टर से निकलेगी इक्विवेलेंट मास से। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है इन फैक्टर के सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।